बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फंक्शन। अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए विच इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स and is said to be simple if it assumes only a finite number of values, say a1 a2 and the range of f is a finite set. नंबर वन पॉइंट सिंपल फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे। आप देखें आगे हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो भी स्टेप फंक्शन है वो भी सिंपल फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी सिंपल फंक्शन होते हैं। इन चीज़ों का प्रूफ भी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे। बट अब फॉर नाउ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी एक ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन किसी भी सेट ए के ऊपर जिसकी डोमेन जो है वो फाइनाइट हो, ठीक है, और फाइनाइट नंबर ही उसका आंसर आता हो तो उसे सिंपल फंक्शन कहते हैं। इसमें कोई जो एडवांस चीज़ नहीं है। सिंपल फंक्शन जिस तरह से सिंपल फंक्शन होता है उसी तरह से। बट दिमाग में उसने कहा हुआ है स्टेप फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर सिंपल फंक्शंस। एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2, एवरी स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन बट एवरी सिंपल फंक्शन इज मे और मे नॉट बी अ स्टेप फंक्शन। Next, we have some characteristics of the characteristic function. Number one point is x in a intersection b is equals to x a करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए इंटू करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी, यानी कि जब आपके पास इंटरसेक्शन होता है तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो रहा होता है। केस वन ये हम ले लेते हैं, देखिए इसको लेके इसको प्रूफ करेंगे और इसको लेके फिर इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन जिस तरह से होता है ना तो इक्वल भी प्रूव हो जाएगा। लेट कर लिया कि एक्स हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में से भी बिलोंग कर रहा होगा और बी में से भी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जब कोई एलिमेंट उस सेट में से बिलोंग कर रहा होता है और उसके ऊपर हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन ले रहे हों, उसके ऊपर जब हम कोई करेक्टरिस्टिक फंक्शन ले रहे हो तो उसका आंसर आता है 1। यानी कि अगर एक्स जो है वो एक्स ए और इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन कि जब आप एक एलिमेंट एक डिफाइंड सेट से बिलोंग करवा रहे हो और उस सेट के ऊपर करेक्टरिस्टिक फंक्शन लेते हैं तो 1 आंसर आता है। अगर वो एलिमेंट उस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा तो आंसर 0 आता है। ये हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए अगर एक्स जो है ए इंटरसेक्शन से बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन कि x जो है वो a से भी बिलोंग कर रहा होगा और x b में से भी बिलोंग कर रहा होगा। जब इस a के ऊपर आप करेक्टरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, चूंकि x जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली x b से भी बिलोंग कर रहा है, इस सेट के ऊपर करेक्टरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है कि जिस एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो खास तौर पे उस सेट में से बिलोंग कर रहा हो जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंस कि अब दोनों साइड से आंसर 1 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 1 ही आना है। तो ये वाली जो इक्वालिटी है वो प्रूव होगी, ठीक है। अगर देखिए केस वन में तो ये हो गया कि एक्स उसमें से बिलोंग कर रहा है। लेट्स सपोज कि एक्स जो है वो ए में से बिलोंग कर रहा है, बी में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन आंसर 1 आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन आंसर 0 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, फिर भी 0 इक्वल टू 0, फिर भी इक्वालिटी होल्ड हो ही रही है। सिमिलरली फॉर द केस अगर आपके पास एक्स ए में से बिलोंग नहीं कर रहा और बी में से बिलोंग कर रहा है, अगेन वही बात है कि इस चीज़ को आप किसी केस वन से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, आप पहले इसमें से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर ये इसका आंसर निकाल के उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। जस्ट लाइक मैंने कहा कि एक्स जो है ए यूनियन बी में से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है या तो एक्स एट अ टाइम ए से बिलोंग कर रहा होगा या एट अ टाइम बी से, क्योंकि यूनियन में तो दोनों आते हैं ना, और ये भी केस हो सकता है कि एक्स दोनों में ही है, ठीक है। तो केस ये आ गया कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी में से बिलोंग कर रहा है, एक्स में से भी और बी में से भी, ए में से भी और बी में से भी। तो इन दोनों का करेक्टरिस्टिक फंक्शन आंसर क्या होगा 1, क्योंकि इनमें से बिलोंग कर रहा है, ना कर रहा हो तो 0 आंसर आता है, ठीक है। अब इसकी भी वैल्यू आगे 1, इसकी भी वैल्यू आगे 1, तो इसकी राइट हैंड साइड पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आ गई कि अब दूसरा केस क्या है। एक तो केस हमने लगा लिया कि एक्स जो है वो दोनों में से बिलोंग कर रहा है। दूसरा केस यूनियन में ये भी आ सकता है कि एक में से बिलोंग कर रहा है दूसरे में से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि यूनियन है ना, उसमें तो इकट्ठा हो ही जाना है। तो अब ने ये ले लिया, अगर इसमें से बिलोंग कर रहा है इसका आंसर क्या आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए का 1 आएगा और इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन बी का 0 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 + 0 - 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 1 + 0 - 0 आंसर आया 1, और इसका भी आंसर 1 है, तो फिर भी इक्वल हो गया। और थर्ड केस ये होगा कि ए में से बिलोंग नहीं कर रहा और बी में से बिलोंग कर रहा है। ये बहुत ईजी है। अब मैंने आपको दो समझा दी, तीसरी की मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो राइट साइड पे सिर्फ ये टर्म आनी है। अगर यूनियन की बात की जाए तो फिर उसको उसने इस तरह से ये इक्वालिटी जो है वो प्रूव किया। ये आपके एमसीक्यू भी क्लियर होते जाएंगे। जस्ट लाइक अगर देखें उसने कहा कि ए यूनियन बी है यही की चीज़, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो
कि आप अगर वो पूछ ले कि ए यूनियन बी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का ए इंटरसेक्शन बी से जो है वो रिलेशन निकालें, तो ये क्या होता है, ये तो उसके इक्वल होता है ना ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ही एम्प्टी हो जाए तो ये तो सारा का सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो इस मीन अगर कंडीशन वो दे दे ए इंटरसेक्शन बी है तो फिर सिर्फ जो यूनियन वाला फॉर्मूला वो यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम भी सेम ही लड़ली जैसे हमने 1 वाला प्रूफ किया है वैसे ही हम 2 वाला भी प्रूफ कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जब हम अपनी वो उठाएंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अप्लाई करवाएंगे तो दोनों का आंसर ये 1 आएगा, ये 0 आ रहा होगा। अच्छा, इसको एक और करने का एक और तरीका है, उसने कह दिया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी। अगर तो ये एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का इसका तो आंसर आ जाना है 0, ठीक है। तो ये तो टर्म होगी 0, सिंपली 0 पुट करें और आपके पास आंसर निकल आएगा। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इज एक्स ए, यानी कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन का जब कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है ना तो वो यूनिवर्सल में से वो नहीं निकलता, ये निकलता है 1 माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए। जस्ट लाइक अगर हमने एक्स बिलोंग करवा दिया इस कॉम्प्लीमेंट में से, अगर एक चीज़ जब कॉम्प्लीमेंट में से बिलोंग कर रही होती है ना तो इसका मतलब है कि वो उसके ओरिजिनल सेट से बिलोंग नहीं कर रही होती। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का यूनिवर्सल सेट, यानी ये चीज़ें उल्ट चल रही होती हैं, कंट्राडिक्शन पे चल रही होती हैं। तो अगर कोई एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि उसके ओरिजिनल सेट से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 क्योंकि बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन 0, ठीक है। जब मैं वैल्यू पुट करूँगी अपने गिवन इक्वेशन में तो आंसर मेरे पास 1 ही आ गया, जो कि मेरे पास अगेन उसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, तो मेरे पास हेंस ये चीज़ प्रूव हो गई है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास वो उसमें से बिलोंग कर रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में से नहीं सेट में से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट में से बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिर्फ ये सारी चीज़ों का उलट हो जाएगा और आपके पास अगेन वही चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बोरल मेजरेबल सेट्स। लेट सेट ऑफ रियल नंबर्स, बोरल यानी कि बी से हम इसको बीटा से डिनोट करेंगे, एम यानी कि क्लास है हमारे पास, विद द बोरल मेजरेबल स्पेस, ठीक है। एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बोरल सेट सच दैट मेन जो ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन की फिक्स होगी, ठीक है। इस सेट टू बी बोरल मेजरेबल। बोरल मेजरेबल्स को कब कहेंगे, then for each x alpha is belongs to the R, x belongs to domain, यानी इस डोमेन के ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आंसर ग्रेटर देन अल्फा आता है, ठीक है। अब जब ये तो हमने बोरल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जब सारे के सारे सेट्स जो हैं वो रियल लाइन से और डोमेन से मिल के एक ट्रिपलेट बना लेंगे तो उसे बोरल मेजरेबल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और वो जो फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसे कहेंगे बोरल मेजरेबल फंक्शन, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि जो इन्वर्स इमेज होती है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ अल्फा एंड एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, तो वो चीज़ मैंने लिखी है। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है, लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट डोमेन फ्रॉम द एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन इज अ बोरल मेजरेबल फंक्शन फॉर ईच ओपन सेट वी। आप कोई भी ओपन सेट के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो इन्वर्स इमेज है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है बोरल मेजरेबल के। देखिए, डोमेन में से किसी एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे कोई भी फंक्शन, रेंज में तो उसने नहीं जाना है, ठीक है। मेजरेबल में ये है कि उस रेंज में अगर आप कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट करता हो, इन्वर्स इमेज भी एग्जिस्ट करता हो, तो उस सेट को उस फंक्शन को कहते हैं बोरल मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। और एक बात याद रखें कि ये जो इसकी 3.1 जो मैंने इसको नाम दिया ये वाली एक डेफिनेशन इक्विवेलेंट है इसकी, यानी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एमसीक्यू या थ्योरम इस तरह से भी आ सकते हैं, आप इसको लेके ये चीज़ प्रूव कर दें और इसको लेके ये चीज़ प्रूव कर दें, ये चीज़ आ सकती है, बट ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ द स्मॉल थ्योरम्स येट इम्पोर्टेंट आर, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ बोरल मेजरेबल। देखें, हमने कर लिया कि डी कोई बोरल सेट है और फंक्शन आपको पता ये होता है वो कंटिन्यूस है। उसने कहा कि कंटिन्यूस है, आप ये शो करें कि वो बोरल मेजरेबल भी है, तो क्या होना चाहिए कि इसमें इसका इन्वर्स यानी कि प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई भी ओपन सेट है, ठीक है, आर में, तो उसका इन्वर्स जस्ट लाइक ये डोमेन डी है और ये है आर, हमने प्री इमेज एग्जिस्ट करवाना, इसका मतलब है कि ये ओपन सेट का प्री इमेज डी में एग्जिस्ट करता होगा। देन फॉर एनी ओपन सेट वी इन आर डैश इज ओपन इन डी। तो कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी ये कहती है कि जो इन्वर्स सेट होता है
वो फंक्शन और डोमेन के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। तो एक चीज़ ये, दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी ओपन सेट वो एक बोरल सेट होता है, बोरल मेजरेबल होता है। और देखें, अगर कोई ये इसका जो डोमेन है, जब डोमेन में इसका जो इमेज जाएगा वो तो ओपन है, और ओपन सेट बोरल सेट होता है, और बोरल सेट मेजरेबल सेट होता है। हेंस ये क्या बन गया, सो एफ इज़ बोरल मेजरेबल फंक्शन। ये डेफिनेशन 3.2 से मैंने सहारा लिया है। उसने ये कहा था जब प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो तो आपके पास वो बोरल मेजरेबल फंक्शन बन जाता है। तो मेरे पास प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हेंस इट इज़ अ बोरल मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट इज इफ़ एफ इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर वो कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो क्या, तो भी बोरल मेजरेबल ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या है, अगेन रियल नंबर लाइन में, और रियल नंबर लाइन हमने वैसे ही एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन लिया हुआ है, तो हमने जो गिवन हमारी डेफिनेशन है उसको लिया, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है लेट कर लिया कि वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी है। ठीक है, अब आप फंक्शन के ऊपर जो जिस मर्जी एलिमेंट के ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करते जाओ, आपके पास कांस्टेंट ही आना है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज तो होगा नहीं। तो आप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करें या बैकवर्ड मूव करें, अल्फा या ग्रेटर देन, जो हमारे पास आंसर आएगा, या तो ग्रेटर देन सी आ रहा कांस्टेंट के, या लेस देन सी आ रहा होगा। आपके पास दोनों केसेस में ये आंसर अल्फा एम्प्टी आ रहा होगा या डी आ रहा होगा, और ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही मेजरेबल फंक्शन है। हेंस एफ अगर कांस्टेंट फंक्शन भी है तो वो क्या है, एक बोरल फंक्शन है। लाइकवाइज फॉर द सेट एनी मोनोटोन फंक्शन इज बोरल। मोनोटोन में क्या होता है, लेस देन की कंडीशन होती है। कोई भी मोनोटोन फंक्शन, एक बात याद रखें, वो बोरल मेजरेबल फंक्शन होता है, ये चीज़ क्लियर है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक्स इज लेस देन वाई है तो एफ ऑफ एक्स भी लेस देन एफ ऑफ वाई होना चाहिए। ये फंक्शन हमारे पास इंटरवल में जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए इस मोनोटोन फंक्शन को मेजरेबल होने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अपने सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी। अब डेफिनेशन देखें, तीन केसेस हो सकते हैं, या तो एम्प्टी हो मोनोटोन फंक्शन में, या तो एम्प्टी होगा, या कोई इंटरवल होगा, या कोई वन पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि इसने मोनोटोनिकली इंक्रीज करते जाना है, राइट। अब देखें, एक मेरे पास ये है कि एक्स इज़ लेस देन वाई, क्योंकि हमारे मोनोटोनिक की फर्स्ट कंडीशन ये होती है, और हमें ये शो करना होता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एफ ऑफ वाई हो। ठीक है, अगर एक्स इज़ लेस देन वाई है, इस पॉइंट के ऊपर आपको एक अल्फ़ा पॉइंट मिल रहा है और एक कर्व बना रहा है। ठीक है, अगर अल्फ़ा यहाँ पे है तो इंटरवल यहाँ आएगा, यानी ठीक है, यानी फिर आपके पास ये इंटरवल बन जाएगा ना, अगर अल्फ़ा ये है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। या दूसरा केस क्या होगा कि आपके पास इंटरवल ये बन जाए। ठीक है, तो दो ही केसेस हैं, या तो अल्फ़ा से ग्रेटर वाले पॉइंट पे अगर हम जाएंगे, क्या होगा कि अगर अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है तो एक्स से वाई की तरफ जाएंगे हम, और उस केस में फिर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा हो जाएगा, अदरवाइज एम्प्टी होगा। दो ही केसेस है, और एम्प्टी और वन पॉइंट और इंटरवल कोई भी क्या होते हैं, बोरल मेजरेबल। हैंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोन फंक्शन भी एक बोरल मेजरेबल फंक्शन होता है। लाइकवाइज एक और है हमारे पास, द करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइंड ऑन अ बोरल सेट इज अ बोरल मेजरेबल। अब देखिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, मेजरेबल। बोरल सेट तो वो ऑलरेडी बोरल है। ठीक है, जब दोनों मिलके कोई फंक्शन बनाएंगे क्या होगा, अगेन बोरल मेजरेबल बन जाएगा। इफ ए इज बोरल and every Borel set is measurable, so characteristic function is also measurable. This implies that characteristic function is a Borel measurable function. Next again, last but not the least and very important, Dirichlet function. Dirichlet function उसने कहा, मैंने आपको बताया था कि वो 0 और 1 पे होता है डिफाइन, और उसने कहा कि आप ये प्रूफ करें कि एक बोरल मेजरेबल है। मैंने Dirichlet फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। क्यू क्या है, एक बोरल सेट है। ए क्या है, बोरल सेट है। अगर ए बोरल सेट, यानी इस पूरे को मैंने ए का नाम दे दिया ना, अगर ए बोरल सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, बोरल सेट होगा। और दो बोरल सेट को कंटेन करने वाला फंक्शन क्या होगा, बोरल मेजरेबल फंक्शन। ये सारे थ्योरेटिकल बेसिस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट we will consider Lebesgue integral and Riemann integral inshallah, which is very important topic. Stay tuned.